एक तालाब के पास कुछ लोग खड़े थे और बातें कर रहे थे। तभी इन लोगों की नज़र तालाब में पड़ती है। ये लोग देखते हैं कि तालाब के अंदर एक बोरा है और उस बोरे के अंदर से एक इंसानी पैर बाहर निकला हुआ है। जब ये लोग देखते हैं तो चौंक जाते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि हो न हो ये किसी व्यक्ति की लाश है। और फिर ये लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और उस बोरे को बाहर निकाला जाता है। जब वो बोरा बाहर निकलता है तो उस बोरे को खोला जाता है तो उसमें से एक लड़के की लाश निकलती है। उसके हाथ-पैर टेप से चिपका दिए गए थे, उसके मुँह भी टेप से चिपका दिया गया था और उस बोरे के अंदर 2 ईंट भी रखा गया था। शायद इस उम्मीद में ईंट को रखा गया था कि ये लाश फूले तो कभी ऊपर आए ही नहीं और ईंट की वजह से ये नीचे ही दबे रहे। लेकिन जो उम्मीद थी कातिल की वैसा हुआ नहीं और ये लाश फूलकर ऊपर आ गई थी और जब लोगों की नज़र पड़ी तो लोग पुलिस को फ़ोन कर दिए और पुलिस जब इस मामले में छानबीन की और जब तफ्तीश की तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी निकल कर सामने आई। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी झारखंड के रांची से है। रांची में एक थाना लगता है बरियातू थाना और इसी बरियातू थाना के इलाका में एक जगह है ऐदल हाथू। इसी ऐदल हाथू में एक परिवार रहता है और परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम राजू है। राजू का एक बेटा है जिसका नाम शौर्य है और शौर्य की उम्र तकरीबन 8 साल है। जो शौर्य है वो डेली अपने घर से बाहर निकलता है। ये डेली का उसका रूटीन था। शाम के टाइम में वो अपने घर से निकलता और एक दुकान थी गाँव में, उसी दुकान पर जाता और कुछ न कुछ वो खाने वाला सामान खरीदता और खाते हुए फिर वापस अपने घर लौट जाता। 3 मार्च को भी ऐसे ही वो अपने घर से बाहर निकला और उस दुकान पर गया और वहाँ से चिप्स खरीदा और वहाँ से वापस अपने घर लौट रहा था, लेकिन वो घर नहीं पहुँचता है और रास्ते में से ही कहीं गायब हो जाता है। जब शौर्य घर नहीं पहुँचता है तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और शौर्य को ढूँढते हैं, तलाशते हैं। जब उनका बेटा नहीं मिलता है, गाँव के लगभग सारे घर को इन लोगों ने खंगाल लिया था, तो ये लोग अंत में थक-हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं और शौर्य की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और तुरंत एक्शन में आती है और तुरंत एक टीम को तैयार किया जाता है और शौर्य को तलाशने के लिए लगा दिया जाता है, लेकिन शौर्य का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है लेकिन शौर्य के बारे में कहीं से कुछ पता और सुराग नहीं मिलता है। तकरीबन 4 दिन गुजर जाते हैं और अब 7 मार्च आ जाता है। 7 मार्च को ऐदल हाथू से कुछ दूरी पर एक दूसरा गाँव था, दूसरा इलाका था। वहाँ एक तालाब था, उसी तालाब के किनारे कुछ लोग खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी इन लोगों की नज़र उसी तालाब में एक बोरे पर पड़ती है, जिस बोरे से पैर बाहर निकला हुआ था। ये लोग देखकर समझ जाते हैं कि हो न हो इस बोरे के अंदर लाश है और वो लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और उस बोरे को बाहर निकलवाया जाता है और जब बोरे को खोला जाता है तो उसके अंदर से एक लाश निकलती है और वो लाश एक लड़के की लाश थी। उसके हाथ-पैर सेलो टेप से चिपका दिया गया था और उसका मुँह भी चिपका दिया गया था और उस बोरे के अंदर 2 ईंटें भी रखी हुई थी। पुलिस इस लाश को निकालने के बाद पहचान कराती है तो पता चलता है कि ये वही लड़का है जो कुछ दिनों से लगभग 3-4 दिनों से गायब है और पुलिस इसकी तलाश रही है और घर वाले भी इसको तलाश रहे हैं, लेकिन ये मिल नहीं रहा है। घर वाले पहचान कर लेते हैं और वो बता देते हैं कि ये उन्हीं का लड़का शौर्य है जिसकी उम्र 8 साल थी। घर वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, परिवार वाले रोने लगते हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने एक चुनौती थी। पुलिस एक जिंदा लड़के की तलाशी कर रही थी जो गायब हुआ था, लेकिन अब उसकी लाश मिल गई थी और अब कातिल को तलाश करना था। लेकिन कातिल के बारे में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था और कोई क्लू नहीं था कि इस बच्चे का कत्ल कौन किया है। पुलिस परिवार वालों से पूछताछ करती है कि कहीं किसी से आपकी कोई दुश्मनी हो या किसी से कभी झगड़ा हुआ हो, तो परिवार वाले मना कर देते हैं और वो कह देते हैं कि उनकी झगड़ा किसी से नहीं है गाँव में और किसी से दुश्मनी नहीं है। अब पुलिस उस दुकान पर जाती है जिस दुकान पर ये डेली जाता और वहाँ से कुछ न कुछ खरीदता और वहाँ जहाँ जाकर दुकान मालिक से बात करती है तो दुकान मालिक बताता है कि साहब ये लड़का उस दिन तो मेरे दुकान पर आया था और इसने चिप्स खरीदा था और लेकर चला गया था। उसके बाद ये कहाँ गया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करती है। उस दुकान पर भी कैमरे लगे हुए थे। जब उस कैमरे में पुलिस देखती है तो पता चलता है कि सच में ये लड़का यहाँ आया था और चिप्स लिया और लेकर चला गया। फिर पुलिस एक दूसरे कैमरे में देखती है, एक दूसरा फुटेज मिलता है पुलिस को। उसमें भी ये लड़का नजर आता है और इस बार वो एक कार के पास खड़ा है और कार वाले से वो बातें कर रहा है और ये लड़का भी चिप्स खा रहा है और जो कार में बैठा हुआ है वो भी इसके चिप्स में से खा रहा है। ये देखकर पुलिस को लग जाता है कि हो न हो ये व्यक्ति जो कार में बैठा हुआ है ये पहचान वाला ही है। तभी शौर्य उसके साथ इस तरह से घुल मिलकर बातें कर रहा है और उसे अपना चिप्स खिला रहा है। फिर पुलिस उसी वीडियो में देखती है कि ये लड़का बातें करके फिर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर दोबारा जो कार में व्यक्ति बैठा हुआ था इस लड़के को अपने पास बुलाता है
और अब इसको जबरदस्ती अपने कार में बैठाने की कोशिश करता है। लेकिन ये लड़का बैठ नहीं रहा था, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो जबरदस्ती इस लड़के को अपने कार में बैठा लेता है और लेकर कहीं वो निकल जाता है। इस वीडियो में उस व्यक्ति की जो तस्वीर थी, जो व्यक्ति था वो साफ नज़र नहीं आया था, लेकिन जो उसका कार नंबर था वो पुलिस को मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर से उस कार के बारे में पता करती है पुलिस, तो पता चलता है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर पटना का है। और जब उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में पता किया जाता है तो ये फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। फिर पुलिस के सामने वही चुनौती थी कि आखिर वो व्यक्ति है कौन जिसने इस लड़के को अपने कार में बैठाया था। पुलिस अब फिर दोबारा दूसरे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है और खंगालते-खंगालते फिर एक और फुटेज मिलता है और उस फुटेज में ये व्यक्ति पहचान में आ जाता है। इसकी पहचान परिवार वालों से कराई जाती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम संजू पंडा है और शौर्य के मकान में ये कई दिनों तक किराए पर रह चुका है। परिवार वाले बताते हैं कि इसकी बहन और इसका बहनोई अभी भी मेरे मकान में ही किराए पर लेकर रहते हैं। अब पुलिस को एक नाम मिल चुका था संजू का और अब पुलिस उसका नंबर लेती है और उस नंबर को ट्रेस करती है। पता चलता है कि इस समय संजू कोडरमा में है और पुलिस ट्रेस करते हुए कोडरमा पहुंचती है और इस व्यक्ति को यानी संजू पंडा को पुलिस उठा लेती है कोडरमा से और उसे लेकर थाने लाती है, रांची लाती है और इससे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में ये कबूल कर लेता है संजू की हाँ उसी ने ही शौर्य का कत्ल किया है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि तुमको शौर्य का कत्ल करना पड़ा। ये पूरी कहानी सुनाता है और जो इसने पूरी कहानी सुनाई थी वो कहानी कुछ यूं है। ये जो संजू है वो एमबीए किया हुआ है और ये नौकरी करता था बेंगलोर में, लेकिन जब कोरोना आया तो इसकी नौकरी चली गई और इसके वजह से ये वापस रांची आ गया और रांची में आने के बाद ये अपने बहनोई और अपने बहन के पास चला गया। शौर्य के मकान में ही रहने लगा इन्हीं के साथ। इनके साथ रहने के दौरान ही जो शौर्य के पिता थे उनसे अच्छी इसकी पहचान हो गई और ये लोग घुल मिल गए और साथ में ही रहने लगे। कुछ दिन बीतता है और कुछ दिन बीतने के बाद ये उस मकान को छोड़कर एक दूसरे जगह चला जाता है और वहां जाकर रूम किराए पर लेकर रहने लगता है। संजू पंडा बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे अपनी पत्नी को घुमाना था, इसी वजह से मैं अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और तकरीबन 5 लाख रुपए मैंने उधार ले लिए थे और मैं अपनी पत्नी को जगह जगह उन्हीं पैसों से घुमाने के लिए लेकर चला गया। इधर जो मेरे दोस्त थे, समय जब बीतने लगा और काफी टाइम हो गया तो वो लोग पैसे की मांग करने लगे थे और मेरे पास पैसा नहीं हो रहा था कि मैं उनके पैसों को वापस करूं और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। एक रोज मैं अपने बहन के पास गया हुआ था और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शौर्य को अगर मैं उठा लेता हूँ, उसको मैं किडनैप कर लेता हूँ तो उसके पिता जो राजू हैं वो आराम से 15-20 लाख रुपए फिरौती के तौर पर वो दे देंगे। और फिर मैंने प्लान बनाया और प्लान के तहत ही मैं पहले वहां पर 2 दिनों तक रेकी किया। उसके घर के पास मैं जाता और देखता कि शौर्य कब अपने घरों से बाहर निकलता है। मैं जब वहां गया तो देखा कि शौर्य डेली शाम को अपने घर से बाहर निकलता है और वहीं एक दुकान है कुछ दूरी पर, उस दुकान पर जाता है और वो कुछ न कुछ खरीद कर ये वापस अपने घर आ जाता। मैं इसी समय को उचित समझा और फिर मैं अपने बाइक को ले जाकर गिरवी पर रख दिया और 1700 में मैं एक 4 व्हीलर भाड़े पर लिया और लेकर आया। 3 मार्च को शौर्य के मकान के बाहर मैं खड़ा हो गया। जब मैं देखा शौर्य घर से बाहर निकल रहा है और उस दुकान पर जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे अपने कार से चलने लगा और एक जगह लाकर मैं उस कार को रोक दिया। और जब शौर्य चिप्स को खरीद कर वापस आया तो मैं उसको अपने पास बुलाया और उसके चिप्स भी मैंने खाए और उसको बैठाने की कोशिश किया, लेकिन वो मना कर दिया गाड़ी में बैठने से और वो जाने लगा। फिर दोबारा मैं उसको बुलाया और इस बार मैं जबरदस्ती से उसको अपने कार में बैठा लिया तो ये शोर मचाने लगा और जब चिल्लाने लगा तो मैं डर गया और उसको गला को मैं दबा दिया। जब उसका मैं गला दबाया तो शौर्य बेहोश हो गया और फिर मैं यहाँ से कार को एक दूसरे इलाके में लेकर चला गया, लेकिन देखा कि अभी भी शौर्य की सांसें चल रही हैं तो दोबारा मैं उसका गला दबाया और उसकी मौत हो गई। तो उसके हाथ पैर को मैंने टेप से चिपकाया, उसके मुंह पर भी टेप लगाया, फिर एक बोरे में उसको मैं पैक किया और पैक करने के बाद एक तालाब में ले जाकर फेंक दिया और उस बोरे में मैंने 2 ईंट भी डाला था और फिर वहां से मैं कोडरमा चला गया। और अब मैं तैयारी में था कि शौर्य के पिता यानी राजू को मैं फोन करूंगा और उनसे 15-20 लाख रुपए फिरौती की मांग करूंगा, लेकिन संजू पांडा फिरौती की मांग करता उससे पहले ही पुलिस ने संजू पांडा को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ में जो पूरी कहानी थी वो खुलकर सामने आ गई। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों इस तरह की कहानियां सुनाने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना या फिर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है और सावधान करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।